राजनीति की मूल अवधारणा, यानी कि राजनीति है वो कैसे शुरू हुई, राजनीति का मूल मूल क्या है, बेसिक क्या है उसका, वो सिर्फ हम बेसिक देखेंगे आज की क्लास में। बेसिक में हम ये देखने जा रहे हैं कि राजनीति है वो कैसे शुरू हुई। राजनीति शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि राजनीति मतलब किसी जगह पर राज करने के लिए जो नीतियां बनाई गई वो होती है हमारे पास राजनीति। हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ेंगे कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनकी भी पॉलिटी है वो धीरे धीरे यहाँ से एकदम धीरे धीरे जीरो से शुरू करते हुए चलेंगे। हम पहली क्लास में आपको कार्यपालिका विधायिका है वो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, राज्य क्या होता है, एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, वो चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है राजनीति। राजनीति का मूल उद्भव कैसे हुआ, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि अपन जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसमें जिसको हम देश बोलते हैं उसको राज्य बोलते हैं। अब हम इंडिया का जो संविधान देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य शब्द लिखा गया है वो देश के लिए लिखा गया है। देश है, जैसे भारत एक देश है तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है कि आर्टिकल 13 जो मूल अधिकार है, 13 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार है उनमें राज्य शब्द जहां भी लिखा हुआ आएगा उसका अर्थ है वो देश होगा। तो जो अपना संविधान है वो हमें जगह जगह पर अलग अलग आर्टिकल में हमें यह बताता है कि इन इन आर्टिकलों में जो राज्य है उसकी परिभाषा ये होगी। तो राज्य है वो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये हमें नहीं मानना है। जो संविधान में आर्टिकल में लिखा गया है वो ही हमें मानना है। तो राज्य है, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य है वो यहाँ हम राज्य को नहीं, स्टेट को नहीं, देश को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति है उसको लेकर जो दार्शनिक हुए हैं, हमारे कुछ राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने दो सिद्धांत दिए। जो राजनीति है उसकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत दिए। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो दिया राजत्व का देवीय सिद्धांत। इसमें क्या होता है ये देखते हैं हम। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हम देख रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। आज की कक्षा में हम जो देखने जा रहे हैं, आज के सेशन में जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता होगा कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, एकात्मक क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें पूरी पॉलिटी पढ़ने में आसानी होगी। ये बेसिक्स है, बेसिक्स हमें आना चाहिए। अब इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी और डिक्शनरी है वो हमें याद होनी चाहिए। उसी तरह से ये जो टर्मिनोलॉजी हम शुरू शुरू में देख रहे हैं, जो बेसिक्स है, ये हमें आगे की पॉलिटी में और जो चीजें याद करनी है उनमें हमें ये मदद करेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई, उसके लिए सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया राजत्व का देवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत जो दिया गया वो है राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत, ये क्या होता है भाई, देवीय सिद्धांत क्या होता है? देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक जो शब्द बोर्ड पे लिखा जाएगा वो आपको समझाया जाएगा उसका मतलब क्या है। तो राजत्व का देवीय सिद्धांत, राजत्व का देवीय सिद्धांत का मतलब है कि कोई एक, हाँ ही गुड मॉर्निंग, हाँ फर्स्ट क्लास है भाई। आगे हम जो पूरी पॉलिटी है वो कंप्लीट करेंगे इसमें। तो जो राजत्व का देवीय सिद्धांत है वो हम देखने जा रहे हैं। राजत्व मतलब जो कोई राजा है वो कैसे वहां पर शासन चलाता है, उसका देवीय सिद्धांत। यानी कि सबसे पहले राजा है वो कैसे बना। अब आपको पता है कि पहले हम बंदर बना सबसे पहले सृष्टि में, उसके बाद हम मनुष्य बने और मनुष्यों से धीरे धीरे पहले कंदमूल खाते थे, फिर हमारे जैसे लोग अलग अलग बने, फिर एक राजा आया, एक जो सबसे शक्तिशाली और जो सबसे बलवान, मानसिक रूप से जो सबसे स्ट्रांग है, वो लोगों पे अधिकार करने के लिए एक व्यक्ति आया। और उसने, जैसे हम जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी देखते हैं और जो हिस्ट्री है उसमें भी देखते हैं कि जो मुसलमान है, मुसलमानों के जो मोहम्मद पैगंबर साहब है वो आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मतलब अल्लाह ने मुझे आप पर शासन करने के लिए भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहां पर आया हूं और मैं आपसे जो ये लगान और जो धन ये वसूली कर रहा हूं, ये ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है, ईश्वर ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है और ईश्वर ने मुझे यहां पर राज चलाने के लिए यहां पर भेजा है। तो ईश्वर है, उन्होंने मुझे आपका प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये किसने कहा? जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा, वैसे ही एक राजा आया और राजा निकल के आया, उसने ऐसे कहा कि मैं यहां पर शासन करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो राजा आया सबसे पहले,
इस राजा की एक प्रजा है, इस राजा की एक प्रजा है। ये राजा ऐसे बोल रहा है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। ये राजा बोल रहा है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जयपुर के जो राजा है वो सारे खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। गोविंद देव जी वो भगवान है भाई। आप हवा महल से थोड़ा सा आगे की तरफ जाओगे तो लेफ्ट साइड में गोविंद देव जी का मंदिर है। वो जो गोविंद देव जी है खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। कौन? जो राजा है, जो शासन करने के लिए आ रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर शासन नहीं कर रहा हूं, शासन कर रहा ईश्वर कर रहा है। तो जो जनता है, जो प्रजा है, प्रजा का भी राजा के प्रति एक अलग ही भाव, एक सम्मान आ जाता। और वो ऐसे सोचते कि अगर हम राजा है उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो राजा तो हमसे मतलब परेशान होगा ही और हमें दंडित करेगा। लेकिन जब हम मर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ईश्वर भी हमसे नाराज होंगे और वो हमें दंडित करेंगे। तो इन सब से डरते हुए और ये जो लोग हैं ये राजा को अपना सब कुछ मान लेते थे, सर्वस्व न्योछावर कर देते राजा पे। तो ये जो पहला सिद्धांत हमने देखा, राजत्व का देवीय सिद्धांत, यानी कि राजनीति की शुरुआत कहां से हुई? राजा आया, सबसे पहले उसने अपनी एक प्रजा बनाई और बोला कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, आप सब मेरे को मानो, मैं जो आदेश दे रहा हूं वो आदेश मैं नहीं दे रहा, वो राजा आदेश, ये ईश्वर आदेश दे रहे हैं, मैं तो उनका एक प्रतिनिधि हूं छोटा सा। तो ये हमने देखा राजत्व का देवीय सिद्धांत। तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे अभी। तो आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो है इसका सेकंड, राज्य की उत्पत्ति का सेकंड सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? दूसरा सिद्धांत है हमारे पास सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बंदर बने थे, बंदर के बाद में धीरे धीरे मनुष्य बना, और जो मनुष्य है वो जंगलों में निवास करता था, कंदमूल खा लेता था, जानवर उसको खा जाते थे, तो उसकी किसी तरह की कोई रक्षा नहीं कर पाता था। तो वहां पे क्या था? जब मनुष्य बना था कोई सरकार नहीं थी, कोई किसी को जानता नहीं था, वहां पे जंगल राज था। जो शक्तिशाली है वो जीत गया। जंगल राज क्या होता है? देखो, सामाजिक सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम देख रहे हैं। जब मनुष्य बना तो शुरू में यहां पर जंगल राज था। जंगल राज क्या होता है? जंगल में जो सबसे शक्तिशाली जानवर होता है, जब जंगल में जो सबसे शक्तिशाली जानवर होता है वो अपने से कम शक्तिशाली जानवर को खा जाता है। ना तो वहां पे कोई कानून लागू होता है, ना कोई नियम लागू होता है वहां पे, कोई तो वहां पे विधायिका नहीं है, कोई कार्यपालिका नहीं है, कोई संसद नहीं है। जंगल में जिसके जो मर्जी में आती है वो वहां पे ये सब करते हैं। तो ये जो जंगल राज है वो पहले यहाँ पे लागू होता था। जंगल राज है, इसको ही मत्स्य राज भी बोल सकते हैं। मत्स्य राज क्या होता है? ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम देख रहे हैं, आपके बहुत काम आएगी आगे। मत्स्य राज यानी कि मछलियों का राज। अब जैसे समुद्र है तो समुद्र में जो मछलियां होती है उनमें जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है, फिर उससे जो बड़ी मछली है वो उसको खा जाती है। वहां पे किसी प्रकार का नियम कानून कायदा नहीं है, जो सबसे शक्तिशाली है वो उसको खा जाता है। तो जो जंगल राज है, मत्स्य राज है, जो अराजकता है, सबसे पहले वो यहां पर फैली हुई थी। कोई राजा नहीं था यहाँ पे, कोई यहाँ पे संसद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे जंगल राज और ये सब था। उसके बाद में कुछ दार्शनिक आए, उन दार्शनिकों ने ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये दिया कि भाई राजनीति अस्तित्व में कैसे आई। तो ये जो तीन दार्शनिक के नाम हम देखने जा रहे हैं, एक तो है लोक, एक है होब्स और एक है रूसो। लोक, होब्स और रूसो ने ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये दिया। क्या नाम है भाई? एक तो है लोक, लोक है, होब्स है और क्या है? रूसो। लोक, होब्स और रूसो, इन्होंने ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो दिया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? इसमें इन लोगों ने ऐसे कहा कि पहले पृथ्वी पर जंगल राज, मत्स्य राज या फिर अराजकता हुआ करती थी। अराजकता यानी कोई भी किसी को भी मार देता है, किसी के पास में कोई कानून नहीं है, ऐसा। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। तो सबसे पहले यहाँ पे जंगल राज था। इस जंगल राज को से बचने के लिए लोगों ने क्या किया? ऐसे मान लीजिए कि ये 10 लोग खड़े हैं यहाँ पे, 10 लोग ये खड़े हैं यहाँ पे, देखो डायग्राम बना रहे हैं सुंदर सुंदर आपके लिए। आप भी बनाना सीखो ऐसे डायग्राम, ऐसे तो सबको आते होंगे वैसे। तो ये भाई बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या है? इन चीजों से परेशान हो गए। ये जो जंगल राज है, मत्स्य राज है, अराजकता है, इनसे परेशान हो गए ये कि भाई कोई भी हमारी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, हर कोई है वो लूटपाट करके लेके जा रहा है हमसे, हर कोई है वो मार दे रहा है हमें। तो इन चीजों से बचने के लिए इन सब ने अपने में से किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति को आगे किया।
जो मानसिक रूप से भी बुद्धिमान है और जो शारीरिक रूप से भी बलवान है, तो उसको इन सब ने मिलकर आगे कर दिया और बोला कि भाई आप है वो हमारे अधिकार ले लीजिए, आप है वो हमारे अधिकार ले लीजिए। इन सब ने इस एक व्यक्ति को अपने अधिकार दे दिए, इन सब ने इस एक व्यक्ति को अपने अधिकार दे दिए कि भाई आपको क्या चाहिए, हमारी रक्षा के लिए आपको क्या चाहिए, धन चाहिए तो धन ले लीजिए, हमारा समय चाहिए तो आप समय ले लीजिए। भाई किसी एक के ऊपर आक्रमण हो रहा है तो इन सब का समय चाहिए होगा उन सबको बचाने के लिए, तो वो आप हमारा ले लीजिए। भाई हमें क्या चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। अब हमें मोदी सरकार हमें क्या दे रही है, मोदी सरकार हमें सुरक्षा दे रही है कि भाई जो विदेशी आक्रमण है, अमेरिका है वो हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकता, अगर करेगा तो किसकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो मोदी जी है भाई, तो प्रधानमंत्री है, उसको हमने ही चुना है। तो इन सब ने चुना किसको, इस व्यक्ति को चुना, ए व्यक्ति है ये, इस ए व्यक्ति को इन सब ने चुना और अपना हेड घोषित कर दिया। ये जितने भी व्यक्ति हैं इन सब ने ए को चुना और अपना हेड घोषित कर दिया। इन सब ने मिलकर अपने थोड़े थोड़े अधिकार है वो ए को दिए और ए ने इनको क्या दिया, ए ने इनको सुरक्षा की गारंटी दी, ए ने इनको सुरक्षा की गारंटी दी, ए ने इनको सुरक्षा की गारंटी दी, तो ए ने इनको सुरक्षा की गारंटी दी और इन सब ने मिलकर ए को अपने अधिकार दे दिए। ये सिद्धांत है हमारे पास सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इन सब ने सामाजिक समझौता किया, समाज को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए इन सब ने समझौता किया। किसके साथ किया, इस व्यक्ति के साथ किया। ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, इनको अपने थोड़े थोड़े अधिकार दे दिए और इस व्यक्ति ने बदले में इनको सुरक्षा की गारंटी दे दी। अभी इंडिया में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ऊपर ही चल रही है। इंडिया में नहीं बल्कि मैक्सिमम जो अपना वर्ल्ड है उसमें, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, सभी जगह सामाजिक समझौते का सिद्धांत ही चल रहा है। ऐसे मान लीजिए आप, तो जो भारत में लोकतंत्र चल रहा है, अब लोकतंत्र क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे, एक एक शब्द हम देखेंगे। लोकतंत्र तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार सोनिया गांधी जी भी बोलती है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वो जो सोनिया गांधी जी जो बोल रही है वो वही लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे। ये जो लोकतंत्र है इसमें भी जनता है वो वोट देकर, जनता वोट देकर और किसी एक शासक को अपनी शक्ति प्रदान करती है। तो हम सब ने क्या किया, मोदी जी को अपना जो अधिकार है वो दिया, अपना अधिकार के रूप में हमने अपना वोट दिया, वो वोट हमने दिया मोदी जी को और उनको हमने ताकत दे दी, शक्ति दे दी कि भाई आप है वो हमारी रक्षा कर सकते हो, हम हर तरह से आपके साथ में हैं। तो ये सिद्धांत जो हमने देखा वो हमारे पास में सामाजिक समझौते का सिद्धांत। शुरू से एक बार देख लेते हैं हमने क्या देखा। पहले हमने देखा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है उनमें राजत्व का देवीय सिद्धांत हमने देखा। कोई भी एक राजा निकल के आया, उसने कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और उसने अपनी एक प्रजा बना ली। मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ईश्वर बोल रहे हैं, तो आपको मेरी जो बात है वो सारी माननी पड़ेगी। इसके बाद में कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया। अब जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, पहले यहाँ पे जंगल राज चल रहा था, मत्स्य राज चल रहा था, अराजकता चल रही थी। तो लोग होब्स और रूसो ने यह सिद्धांत दिया कि कुछ लोग हैं उन्होंने अपने में से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति को चुना और उसे अपने अधिकार दे दिए और उसने इन सबको इनकी सुरक्षा की गारंटी दे दी। जैसे लोकतंत्र में जनता है वो अपना वोट शासक को देकर उसे शक्ति प्रदान करती है, तो वो सब चीजें हैं वो हमें सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमने देखी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो, हमने जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे उनके बाद हम देखते हैं कि राज्य होता क्या है। भाई देखो, बेसिक से चल रहे हैं हम, कुछ भी चीज है वो आपकी छूटेगी नहीं, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य पॉलिटी पढ़ने का है, आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम क्वेश्चन है वो सही नहीं कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटी है उसमें राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले राजनीति अस्तित्व में कैसे आई, उसके बाद हम देख रहे हैं राज्य, राज्य किसको बनाएंगे भाई हम। अब जैसे मान लो किसी कोचिंग में 10 लड़के पढ़ रहे हैं और वो उठकर आ गए कि हम सबको एक देश बनाना है, एक राज्य बनाना है, तो क्या उनको राज्य बनाने दिया जाएगा? क्या होता है राज्य? राज्य की अनुमति उन्हें कौन देगा और कैसे वो राज्य बना पाएंगे? पहली बात तो राज्य है वो देखो ऐसे ही नहीं बनता, राज्य है उसके कुछ अंग होते हैं। राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे मेन चीज हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये कई बार आरएस में पूछा हुआ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि राज्य है वो होता क्या है। राज्य है वो होता क्या है? राज्य के देखो कुछ अंग है हमारे पास में, राज्य है इसके 4 अंग है। ये 4 चीजें अगर राज्य में होगी तो उसे राज्य या फिर देश का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। राज्य या देश का जो दर्जा है
ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं भाई, जो देश होता है उसको राज्य ही बोलते हैं शुद्ध पॉलिटी में। तो जो राज्य है उसमें एक तो होना चाहिए भूभाग, राज्य में एक तो होना चाहिए भूभाग। यानी कि 10 लोग ऐसे ही उठकर आ जाएं कि हमें एक राज्य बना दीजिए, हमें एक देश बना दीजिए, तो वो ऐसे ही नहीं बना दिया जाएगा। आपके पास में एक निश्चित लैंड होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे उठकर आ जाएंगे कि भाई जो ये लैंड है ये किसी व्यक्ति का लैंड है, इसको देश बना दीजिए, आप इस भूभाग को देश बना दीजिए। वो भी नहीं होगा, वहां पे कुछ रहने वाली जनसंख्या भी होनी चाहिए। एक तो भूभाग होना चाहिए हमारे पास, एक जनसंख्या होनी चाहिए भाई। एक तो भूभाग होना चाहिए और एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये दो पार्ट तो हमने देख लिए। किसी भी राज्य को घोषित करने के लिए एक तो भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक उस जनसंख्या पर राज करने वाली, वहां पर शासन चलाने वाली सरकार भी होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भूभाग होना चाहिए, भूभाग के बाद में हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए जो वहां पर शासन चला सकती है। और ये सरकार भी हर कैसी नहीं हो सकती, इसके लिए भी एक अंग बताया गया है कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है भाई? देखो, संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई सरकार है या फिर कोई राज्य है, वो सरकार अपने राज्य के लिए जो निर्णय ले रही है उसमें कोई दूसरा देश है वो बाधा नहीं बन रहा, कोई उनके ऊपर आदेश नहीं चला पा रहा। जो उनकी इच्छा है, इस सरकार की जो इच्छा है उसमें कोई भी आड़े नहीं आ रहा, वो अपनी इच्छा से और अपना जो राज्य है उसके अच्छे के लिए और वो कानून बना सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा बाहर से। जो बाहरी दबावों से मुक्त सरकार होती है वो संप्रभु सरकार होती है। बाहरी दबावों से मुक्त होना है वो हमारे पास संप्रभुता कहलाता है। कोष्टक में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, बाहरी दबावों से मुक्त। बाहरी दबावों से मुक्त जो सरकार होती है वो हमारे पास में भाई संप्रभु सरकार होती है। ये हमने कुछ राज्य है, इसका सामान्य भाई ये जो डिवाइडेशन है ये सामान्य तरीके से हम देख रहे हैं कि राज्य है उसके अंग कौन कौन से हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखो, हमने ये देखा कि राज्य है उसके अंग कौन कौन से हैं, तो ये तो हमारे पास सामान्य परिभाषा। लेकिन जो एक विशेष परिभाषा जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो कौटिल्य के लिए पूछा जाता है। कौटिल्य को आप जानते होंगे, चाणक्य है भाई। क्या है भाई? दोबारा बताना सर, क्या बताएं सर दोबारा? मैम क्या बताएं दोबारा? ये देखो, राज्य है, ये देश है, देश कैसे बन सकता है? उसके कुछ अंग है हमारे पास में, ये 4 अंग हैं। देश बनने के लिए 4 अंग तो होने ही चाहिए। एक भूभाग होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए हमारे पास में, वहां पे रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए भाई, वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और संप्रभु यानी कि बाहरी दबावों से मुक्त वो सरकार निर्णय ले सके, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये हमने देखे राज्य के कुछ अंग। अब राज्य के जो अंग हम देख रहे हैं उनमें हमारे पास में एक है भाई कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य नाम से एक व्यक्ति है हमारे पास में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र नाम से। कौटिल्य ने पुस्तक लिखी है, कौटिल्य ने, कौटिल्य जिसे कि चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी बोलते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र नाम से। अब देखो, नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र। यानी कि किसी भी जो जगह है वहां पर कैसे उसका अर्थ और शासन चलता है वो चीजें हैं, यानी कि पॉलिटी की बुक है ये जो अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य की जो बुक है ये पॉलिटी की बुक है, पॉलिटी की बुक है भाई। ये जो अर्थशास्त्र है ये, इसमें इन्होंने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है वो दिए। यानी कि जो हमने पिछली स्लाइड में जो परिभाषा देखी राज्य की, राज्य के जो अंग हमने देखे उसमें हमारे पास में 4 अंग थे, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वैसे ही कौटिल्य ने किसी राज्य के निर्माण के लिए या फिर राज्य के जो अंग बताए हैं वो 7 अंग बताए हैं। राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य या चाणक्य ने। राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है भाई, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है भाई कौटिल्य या चाणक्य ने। तो इसने, कौटिल्य ने या चाणक्य ने ऐसे बताया है कि भाई किसी भी जगह को अगर देश या राज्य घोषित करना है तो सबसे पहले जो चीजें होनी चाहिए हमारे पास में वो सबसे पहले है कोई भूभाग, भूभाग होना चाहिए हमारे पास में, कोई भी लैंड होना चाहिए भाई। और इस लैंड में हमारे पास एक दुर्ग भी होना चाहिए, एक फोर्ट होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, और इस दुर्ग का एक राजा होना चाहिए, इस दुर्ग का एक राजा होना चाहिए। इस राजा की और प्रजा की रक्षा करने के लिए एक सेना होनी चाहिए,
इस राजा की और प्रजा की रक्षा करने के लिए एक सेना होनी चाहिए, और ये जो सेना है इसका एक सेनापति यानी कि राजा का मंत्री भी होना चाहिए। मंत्री को चाणक्य ने अमात्य कहा है। क्या कहा है भाई? अमात्य। शुद्ध संस्कृत में भाई मंत्री को अमात्य बोलते हैं। तो एक तो भूभाग होना चाहिए हमारे पास में, एक दुर्ग होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा की एक सेना होना चाहिए और राजा का एक मंत्री होना चाहिए। इस सेना और मंत्री को धन देने के लिए हमारे पास में एक राजकोष भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? राजकोष भी होना चाहिए। इस राजा को, मंत्री या सेना को धन देने के लिए राजकोष भी होना चाहिए हमारे पास में। और एक जो सबसे मेन चीज रह गई वो हो गया भाई मित्र। देखो, दोस्ती के बिना है वो कोई भी काम है वो अधूरा है, तो जो फ्रेंडशिप है वो होनी चाहिए। मित्र यानी कि मित्र राज्य, मित्र राज्य हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम उसको राज्य है उसका दर्जा दे सकते हैं, देश का दर्जा दे सकते हैं। मित्र राज्य यानी कि कोई एक देश है उसको भाई क्लेरिफाई करने वाला, भाई आप उसको भाई ऐसे बोल रहे हो कि भाई हाँ ये राज्य है, ये बोलने वाला कोई उसका दोस्त होना चाहिए। बिना दोस्त के बोले हम नहीं मानेंगे। ये किसने कहा? ये कौटिल्य ने कहा। तो कौटिल्य ने राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत दिया उसमें 7 अंग उन्होंने बताए। पहला भूभाग है, दूसरा दुर्ग है, फिर एक राजा होना चाहिए, उसकी सेना होनी चाहिए, और इस सेना का एक मंत्री भी होना चाहिए, राजा का राजकोष होना चाहिए इन सबको धन देने के लिए, और एक मित्र होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंग है हमारे पास में। ये किसने दिए भाई? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया राज्य की उत्पत्ति के लिए। राज्य के जो अंग है उनमें उन्होंने बताया कि भाई जो 7 अंग है वो होने चाहिए। और इस सामान्य परिभाषा जो हमने देखी उसमें हमने 4 अंग देख लिए। तो ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया फटाफट से। आगे देखते हैं भाई शासन के अंग। जो हमारा राज्य है उस राज्य में कोई राजा है या फिर कोई भी जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, आगे आएंगे सारे नाम आपके पास में। तो वो शासन कैसे चलाते हैं? शासन के अंग कौन कौन से होते हैं? राज्य के अंग हमने देख लिए, लेकिन अब हम शासन के अंग देख रहे हैं। कोई वहां पे शासन चला रहा है, उस शासन के अंग कौन कौन से होंगे? कौन कौन सी वहां पे बॉडीज होती है मेन मेन? तो शासन के अंग हम देख रहे हैं भाई। शासन के अंग, शासन के जो अंग हम देख रहे हैं उनमें सबसे पहले आपने नाम सुना होगा विधायिका। विधायिका आपने नाम सुना होगा, विधायिका। आपने नाम सुना होगा कार्यपालिका, आपने नाम सुना होगा कार्यपालिका, और आपने नाम सुना होगा न्यायपालिका। अब ये क्या होता है भाई? एक एक देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विधायिका। विधायिका क्या होती है भाई? अब जो हमने राज्य की परिभाषा देखी उसमें उस राज्य का शासन चलाने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम घर पे रहते हैं, तो घर में है जो हमारे कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे ऊपर घर वालों के, कि भाई 8 बजे के बाद में आप दोस्तों के साथ में बाहर घूम रहे हो तो 8 बजे तक तो लास्ट घर पे आ ही जाना है आपको। आप दोपहर में इस गर्मी में लू में और लू के थपेड़े खाते हुए बाहर घूम नहीं सकते भाई। तो ये हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स हैं वो लिखे गए हैं। कहाँ पे लिखे गए हैं? सबके दिमाग में लिखे गए हैं। इनको फिजिकली हमें लिखने की कोई जरूरी है नहीं। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये हमारे पास में ऐसे ही लिखे गए हैं। तो जो विधायिका है उसका कार्य होता है रूल्स बनाना, यानी कि कानून बनाना। ये ऐसी बॉडी है जिसका कार्य है कानून बनाना। विधायिका का कार्य है, इसका कार्य है कानून बनाना। ऐसी बॉडी जो कानून बनाती है वो कौन सी बॉडी है भाई? विधायिका। कानून बनाना है वो किसका कार्य है? विधायिका का। अब जैसे मान लीजिए घर वालों ने कानून बना दिया, पापा जी ने कानून बना दिया, तो पापा ने जो कानून बनाया, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट है घर की, वो मम्मी होती है। मान लीजिए मम्मी ने कानून बना दिया कि भाई 8 बजे बाद घर से लेट नहीं आना है। इसको एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? वो पापा का काम है भाई। पापा का काम है, बड़ी दीदी का, बड़े भैया का काम है। तो वो जो कार्यपालिका हमारे पास में वो हो गए हमारे पास बड़े भैया, बड़ी दीदी या फिर पापा है वो हो गए। तो जो कार्यपालिका है इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो विधायिका ने जो कानून बना दिए इन कानूनों को लागू करवाना। विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को लागू करवाना। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को और लागू करवाना, ये किसका कार्य है भाई? लागू करवाना किसका कार्य है भाई? तो ये कार्य है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का। अब जो विधायिका ने कानून बना दिए उसको कार्यपालिका ने लागू कर दिए। अब ये जो कार्यपालिका ने लागू किए
इन मान लीजिए कि किसी ने कोई कानून बना दिया, मम्मी जी ने कोई कानून बना दिया, और वो है कुछ लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं कि भाई जो लड़का है, छोटा, सबसे छोटा बेटा है, वो घर पे लेट आ रहा है, तो पापा है उसको सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा कि भाई आप है वो उसका जो कानून बनाए मम्मी ने उसका समाधान करिए आप, या फिर दादा दादी है बड़े, आप उनका समाधान करिए। तो मम्मी है वो तो हेड है, और दादा दादी है वो न्यायपालिका, वो न्याय करेंगे कि भाई ये लेट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कार्य किसने किया? न्यायपालिका ने किया। और न्यायपालिका ने किसके ऊपर किया? जो कानून एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उन्होंने जो कानून लागू करवाए थे उन कानूनों के ऊपर, और जो विधायिका है उन्होंने कानून बनाए थे, और कार्यपालिका ने ये जो कानून है उनको एग्जीक्यूट किया था। और जो एग्जीक्यूट जिन्होंने किया था उनके ऊपर मान लीजिए किसी कानून के ऊपर विवाद हो गया, उनका समाधान करने का कार्य है न्यायपालिका का। तो कानूनों के विवादों का समाधान ये कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी भाई। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। हाँ मन सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो ये जो हमने देखा विधायिका, इस विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। और जो कार्यपालिका है इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और जो न्यायपालिका है इसको बोलते हैं जुडिशरी, जुडिशियरी। क्या बोलते हैं भाई? जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर हो गया विधायिका जिसका कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका है एग्जीक्यूट करवाना, जो विधायिका ने कानून बनाए उसको। जो न्यायपालिका का कार्य है कानूनों के विवादों का समाधान करना, कि जो कानून लागू किए हमने उनको लेकर अगर किसी लोगों में विवाद हो रहे हैं तो उन विवादों का समाधान कौन करेगा? तो वो करेगा भाई न्यायपालिका हमारे पास में। तो ये हमने शासन के कुछ अंग है वो देखे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट। अब देखो हमने सबसे पहले देखा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति के बाद में राज्य हम किसे दर्जा दे सकते हैं, राज्य किसे कहेंगे वो हमने देखा। एक सामान्य परिभाषा हमने देखी, और जो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कहा था वो हमने देखा। उसके बाद हमने शासन के कुछ अंग देखे कि भाई शासन है वो कैसे, किन किन अंगों द्वारा चलाया जाता है, क्या क्या वहां पे बॉडीज होती है, क्या क्या वहां पे संस्थाएं होती है। तो ये तीन मुख्य रूप से संस्थाएं होती है। देखो आपके विधायिका बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो कानून बनाने वाली बॉडी है वो है विधायिका। कुछ लोग हैं उनके भाई ये कंफ्यूजन रहता है, जो साइंस बैकग्राउंड से, जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको ये चीजें याद नहीं रह पाती है। तो ये हमें चीजें हैं वो याद रहनी चाहिए। विधायिका बोलते ही दिमाग में आना चाहिए जो कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है वो भी हम आगे देख लेंगे, संसद बनाती है हमारे। कार्यपालिका है वो क्या होती है भाई? एक तो स्थायी नौकरशाही होती है और एक अस्थायी मंत्री परिषद होती है, वो भी हम आगे धीरे धीरे देख लेंगे। ये सारी चीजें हैं वो हम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका है वो भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे हमने शासन के अंग देखे। अब हम देखने जा रहे हैं कि शासन के इन अंगों के आधार पर, शासन के इन अंगों के आधार पर दो तरह के राज्य होते हैं। एक तो होता है राजतंत्र, एक तो होता है हमारे पास भाई राजतंत्र, और एक होता है भाई लोकतंत्र। एक तो होता है राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम, और ये एक है भाई लोकतंत्र हमारे पास में, एक है भाई लोकतंत्र हमारे पास में। तो हमें ये देखने जा रहे हैं कि जो राजतंत्र है वो क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, हमने अभी तक जो पढ़ा उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। अब अभी लो जो लास्ट स्लाइड में हमने जो पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके आधार पर देखते हैं कि भाई राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र में एक होता है राजा, और इस राजा के नीचे होती है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये होती है भाई राजा के अंडर में। और देखो आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उस बाहुबली में जो माता शिवगामी देवी है वो ऐसे बोलती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, यानी कि राजा ने जो बोल दिया वो ही तो वहां का कानून है, राजा ही है उस कानून को एग्जीक्यूट करवाने वाला है। और अगर कोई उन कानूनों को नहीं मानेगा तो वो कार्य किसका है, उनका समाधान करना किसका कार्य है, वो भी राजा का कार्य ही है। तो जो राजा है, हाँ भाई लाइब्रेरियन एग्जाम है,
हाँ उसमें क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन है वो अपने पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से आएंगे, 4-5 क्वेश्चन है वो स्टेट पॉलिटी से आएंगे। ऐसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी है वो कवर करती है अपने पास में। तो पॉलिटी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है भाई हमारे पास में, आरएस में भी आती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड सब में आती है भाई ये। तो हाँ लाइब्रेरियन एग्जाम में आते हैं भाई क्वेश्चन आते हैं इसके। तो राजतंत्र है उसमें राजा होता है, उसके अंडर में ये तीनों चीजें होती है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये राजा के अंदर ही केंद्रीकृत होती है भाई। राजा है उस राजा के अंदर ही ये केंद्रीकृत होती है, यानी केंद्रीकरण का सिद्धांत है यहाँ पे। किसका सिद्धांत है भाई? केंद्रीकरण का सिद्धांत है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही राजा का कार्य है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो कार्य करती है वो तीनों कार्य राजा का कार्य ही है। राजा ही तो कानून बनाएगा, राजा ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, और राजा ही वो जो कानून है उनके ऊपर जो समाधान करने हैं विवादों के ऊपर वो कार्य करेगा। अब हम देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है भाई? जो लोकतंत्र होता है वो भी एक सिद्धांत दिया एक व्यक्ति है, फ्रांसीसी विचारक आए मोंटेस्क्यू नाम से। क्या नाम है भाई? फ्रांसीसी विचारक है मोंटेस्क्यू। फ्रांसीसी विचारक है, क्या नाम है विचारक का? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक है यहाँ पे मोंटेस्क्यू। इन्होंने सिद्धांत दिया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इन्होंने ऐसे बोला कि जो राजा है वो तीनों चीजें खुद लेके बैठा है, वो नहीं होना चाहिए भाई। राजा है एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोकतंत्र है उसके लिए फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या दिया भाई? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया भाई, यानी कि जो तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ये तीनों एक जगह केंद्रित नहीं होकर इनका पृथक्करण होना चाहिए, अलग अलग जगह पे ये होनी चाहिए। क्या क्या अलग अलग जगह होनी चाहिए भाई? एक तो है विधायिका हमारे पास में, एक तो है विधायिका, एक है भाई कार्यपालिका, एक है विधायिका, एक है क्या कार्यपालिका, और एक है भाई हमारे पास में न्यायपालिका, एक है हमारे पास में न्यायपालिका। तो ये जो तीन अंग है शासन के, ये तीनों अंग है ये अलग अलग व्यक्तियों के पास में होनी चाहिए, ये अलग अलग बॉडी होनी चाहिए, ये एक राजा के अंदर ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत किसने दिया भाई? ये सिद्धांत दिया फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने। अब ये जो तीनों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, इनको हम थोड़ा सा डीप में जाकर देखते हैं कि भाई इंडिया में ये क्या मतलब है इनका। हाँ गुंजन, गुड मॉर्निंग भाई गुंजन। तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ये तीनों है, ये क्या होती है इंडिया में, क्या क्या है ये? तो जो विधायिका है, विधायिका बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए अपनी पार्लियामेंट, यानी कि अपनी संसद। सेंटर में हो गई अपनी संसद, और स्टेट यानी कि जो राज्य है, राज्य यहाँ पे स्टेट से मतलब बोल रहा हूं मैं, जो स्टेट है राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहां पे क्या होता है? राज्य विधानमंडल होती है, राज्य विधानमंडल होता है भाई, राज्य विधानमंडल होता है। तो सेंटर में तो हमारे पास होती है संसद, और स्टेट में होता है राज्य विधानमंडल। ऐसे ही जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं हमारे पास में। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका बोलते हैं अपने दिमाग में आना चाहिए, एक तो जो कलेक्टर और एसडीएम और ये सब होते हैं, जो आरएएस और आईएएस के एग्जाम से जो लगते हैं, वो होती है स्थायी नौकरशाही। वो क्या होती है भाई? स्थायी नौकरशाही, स्थायी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं जिनको, वो होते हैं स्थायी नौकरशाही। ये कार्यपालिका का ही अंग है। और एक है भाई अस्थायी मंत्री परिषद, अस्थायी मंत्री परिषद। क्या है भाई? अस्थायी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है? अब नया नाम आ गया भाई हमारे पास। तो जैसे मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, उसमें उन्होंने अपने कुछ मंत्री बना रखे हैं भाई। खनिज एवं खनन मंत्री अलग है, शिक्षा मंत्री अलग है, चिकित्सा मंत्री अलग है, बाल विकास मंत्री अलग है। तो वो जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों का जो समूह है वो मंत्री परिषद कहलाता है। उसका कार्य होता है जो संसद ने और राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का कार्य होता है। जो कलेक्टर और ये सब होते हैं एसडीएम, इनका कार्य भी जो कानून बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का कार्य होता है। फिर हम देख रहे हैं न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका हमारे पास में है उसमें दो पार्ट होते हैं भाई, एक तो हाई कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है भाई। सेंटर में है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स में हमारे पास हाई कोर्ट।
तो एक तो है सुप्रीम कोर्ट और एक है हाई कोर्ट। ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जो शासन के 3 अंग है वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित ना होकर और अलग अलग बॉडीज उनकी बनाई जाती है। जो कानून बनाने का कार्य है वो संसद करती है, राज्य विधानमंडल करते हैं, और जो कार्यपालिका है वो जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे पास में, एक तो वो होते हैं, और एक अस्थायी मंत्रिपरिषद होती है, और जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है। ये होता है हमारे पास लोकतंत्र। और जो राजतंत्र होता है उसमें राजा के अंदर ही जो मेरा वचन है वो ही मेरा शासन है, माता शिवगामी देवी, ऐसा दिमाग में आना चाहिए, वो है राजतंत्र। यानी कि इसी का वचन है, इसी की कार्यपालिका है, इसी का एग्जीक्यूटिव है और इसी की न्यायपालिका है, जो ये बोलेंगे वही करेंगे। तो लोकतंत्र और राजतंत्र में हमने अंतर देख लिया। देखो धीरे धीरे हम जो चीजें हैं उनको समझते हुए जाएंगे, किसी भी चीज में अपने को भागना नहीं है। अब कुछ लोग हैं उनको भाई जल्दी जल्दी हथेली पे सरसों उगा हुआ चाहिए, वो तो होता नहीं है भाई। हर चीज में देखो टाइम लगता है, तो जो टाइम लगता है वो टाइम ही एक दिन हमें, अब जैसे आपकी लाइब्रेरियन की एग्जाम है या फिर सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है टीचर की, अभी तक एग्जाम आई नहीं है। एग्जाम डेट लाइब्रेरियन की आ गई है 16 फरवरी है, लेकिन टीचर्स की कोई एग्जाम नहीं है। तो इन चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और ये चीज़ें आपकी हर एग्जाम में काम आएंगी। अब सीईटी है, सीईटी में भी पॉलिटी आती है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे नहीं कि हम उनको मजाक में कर देंगे क्वेश्चनों को। तो वो जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो भाई ये जो बेसिक्स है, अगर हमें ये पता होगा, अगर हमें पता ही नहीं है विधायिका क्या होती है, तो भाई विधायिका अगर किसी क्वेश्चन में सेंटेंस में अगर आ गया तो हम उसको सही कैसे कर पाएंगे? तो हमें सारा ज्ञान होना चाहिए विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका की। जो भीड़ आज देखी जा रही है हमारे द्वारा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें, तो वो भाई इन चीज़ों को डीप में पढ़ रही है। अब जो मान लीजिए कि किसी के पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में, तो वो जीके वाले पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे उनको वो गलत होने देगा क्या? नहीं होने देगा भाई। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उसकी पॉलिटी की अच्छी खासी लेवल की तैयारी करी हुई है, तो वो ये क्वेश्चन गलत होने देगा क्या? नहीं होने देगा। तो इन सब के लिए हमें भाई जो भीड़ है उनसे आगे निकलने के लिए हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो सबसे आसान चीज़ें हैं, उनको भी हमें नहीं छोड़ना है। जो डेढ़ उशारी हम दिखाते हैं, जो शाणपत्ती हम दिखाते हैं, वो यही दिखाते हैं कि जो आसान चीज़ें हैं हम ये सोचते हैं कि हमें वो आ रही है, लेकिन आसान चीज़ों को हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और लास्ट में हमें वही जाके परेशान करती है। तो आसान चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए भाई। आसान चीज़ें हैं वही। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर हम उन इजी क्वेश्चन हैं उनको लाइटली ले लेंगे तो बाकी जो जनता बैठ रही है वो तो सारी उनको सही कर देगी, और इनमें से 20 क्वेश्चन हम वो होशियारी में गलत करके आ जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है भाई। तो हमें जो आसान चीज़ें हैं उनको मजाक नहीं समझना है और ढंग से क्लियर करते हुए चलना है आगे। तो ये हमने राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर देखा। इनको आप उतार लीजिए भाई फटाफट से एक बार। अब देखो ये हमने देखा राजतंत्र और लोकतंत्र। ऐसे ही हम शासन प्रणालियों का प्रकार देखेंगे भाई। आपने कहीं पे सुना होगा कि भाई ये जो सरकार है ये यूनियन है, जो ब्रिटेन की सरकार है वो भाई अलग तरीके की है, अमेरिका की सरकार है वो अलग तरीके की है। तो वो हम अभी देखने जा रहे हैं शासन प्रणालियों के प्रकार। क्या देख रहे हैं भाई हम आगे? शासन प्रणालियों के प्रकार। शासन प्रणालियों के प्रकार हम देखने जा रहे हैं। शासन प्रणालियां कौन कौन सी होती है? कहीं पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कहीं पे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो है भाई। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि भाई शासन प्रणालियां हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो शासन प्रणालियों के जो प्रकार है वो सबसे पहले केंद्र और जो प्रांत है उनके संबंधों के आधार पर हम देखेंगे कि भाई केंद्र है यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जैसे केंद्र सरकार है, मोदी जी वाली सरकार है, और अपने राजस्थान में जो भजनलाल सरकार है, इन दोनों में किस तरह का संबंध होता है, उन संबंधों के आधार पर जो शासन प्रणालियां हैं वो कैसी कैसी होती है। केंद्र और प्रांतों में संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों के प्रकार। केंद्र और प्रांतों के केंद्र और प्रांतों में केंद्र और प्रांतों में संबंधों के आधार पर प्रकार देख रहे हैं हम। केंद्र और प्रांतों में संबंधों के आधार पर प्रकार हम देखने जा रहे हैं। तो जो केंद्र और प्रांत है उनमें संबंधों के आधार पर सबसे पहले हमारे पास जो सरकार है वो है परिसंघात्मक सरकार। क्वासी फेडरल भी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, परिसंघात्मक सरकार। अलग पेन से लिख लेते हैं भाई इसको। क्या है भाई? परिसंघात्मक सरकार।
कॉन्फेडरल भी बोलते हैं इसको भाई, कॉन्फेडरल। एक तो है परिसंघात्मक सरकार हमारे पास में, एक है भाई संघात्मक सरकार। एक तो है परिसंघात्मक, एक है भाई संघात्मक। जो संघात्मक है इसको फेडरल बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे भाई, फेडरल। एक है भाई हमारे पास में यूनियन, जिसको एकात्मक बोलते हैं। क्या है भाई, यूनियन, जिसको बोलते हैं एकात्मक। देखो अब इनमें अंतर देख लेते हैं हम, क्या क्या होता है, ये तीन नाम कहां से निकल कर आए। सबसे पहले हमारे पास है परिसंघात्मक, यानी कि देखो परिसंघात्मक समझने के पहले ये दोनों देखते हैं हम। संघात्मक, संघ यानी कि जैसे कोई देश है उसमें स्टेट्स भी अलग अलग बने हुए हैं, कोई एक देश है उसके अलग अलग छोटे छोटे राज्य है। तो यूनियन वो होता है जिसमें वो सब एक है, मिलकर एक है। जो स्टेट्स है उनके पास में कोई भी शक्ति नहीं है। फेडरल वो होता है जिसमें राज्यों को अलग अलग शक्ति दी गई है भाई। और जो अपना इंडिया है वो है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल या फिर कॉन्फेडरल, यानी कि केंद्र के पास में भी शक्तियां हैं और राज्य के पास भी शक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे अनुसूचियां, तो अनुसूची में सातवीं अनुसूची हमारे पास में है। उसमें हमारे पास में सातवीं अनुसूची में हमारे पास में लिखा गया है कि सातवीं अनुसूची में हमारे पास लिखा गया कि राज्य को किन किन विषयों पर कानून बनाने के अधिकार है, केंद्र को किन किन विषयों पर अधिकार बनाने हैं, और जो कानून बनाने के अधिकार है, और केंद्र और राज्य दोनों हैं वो किन विषयों पर अधिकार कानून बनाने के अधिकार दिए हुए हैं, वो चीजें हैं वो सातवीं अनुसूची में लिखी गई है। तो हमारे यहाँ पर ना तो केंद्र को बहुत ज्यादा उच्च माना गया है और ना ही जो राज्य है उसको बहुत ज्यादा उच्च माना गया है। हमारे यहाँ पर जो दोनों चीज हैं उनको भाई बराबर सा माना गया है, और दोनों को जो बराबर शक्तियां हैं वो दी गई है केंद्र और राज्य को। वैसे ही जो एकात्मक सरकार होती है, यूनियन होती है, वहां पे सिर्फ एकात्मक, एकात्मक शब्द से ही हमें पता चल रहा है केंद्र और राज्य दोनों एक है, यानी कि केंद्र सरकार है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई है। और जो संघात्मक सरकार है यानी संघ, संघ क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ एक संघ होता है। गुड मॉर्निंग भाई अनिल कुमार जी। तो जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संघों से जो बना हुआ है भाई राज्य, जो स्टेट बना हुआ है, जो देश बना हुआ है, वो भाई उन राज्यों को भी अलग अलग शक्ति दे रहा है। राज्य है वो चाहे जैसे अपने यहाँ पर नियम बना सकता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उस राज्य में कानून बना सकती है। तो जो संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक जो अंतर देखा हमने वो आपको समझ में आ गया होगा। ये अंतर हमने देखा केंद्र और प्रांतों में संबंधों के आधार पर। क्या क्या है भाई, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। अभी हम जो इनके प्रकार देखने जा रहे हैं वो विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है उनके संबंधों के आधार पर देखने जा रहे हैं। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर एक तो संसदीय शासन व्यवस्था होती है और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। कौन कौन सी भाई, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। विधायिका और विधायिका और विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, के संबंधों के आधार पर। तो एक तो है हमारे पास में संसदीय शासन व्यवस्था और एक है भाई अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, और एक है हमारे पास में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था, यहाँ पे संसद है वो सर्वोच्च है, संसद ने जो कानून बना दिया वही भाई पूरे देश में लागू होगा। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, भाई अध्यक्षात्मक यानी कि एक अध्यक्ष है, उसने जो बोल दिया उसका जो वचन है वही उसका शासन हो गया। अध्यक्षात्मक यानी एक ही अध्यक्ष है, वो ही कानून बनाएगा, वही उसका जो मेन करता धरता है वही है भाई। और संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि संसद बनेगी, अलग अलग जगह से कुछ लोग आएंगे चुनकर और वो सारे मिलकर संसद में बैठेंगे और वो जो कानून बनाएंगे वो हमारे पास में सर्वोच्च होंगे। वो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें संसद है वो सर्वोच्च होती है, और जो यहाँ पे हमने देखा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पे अध्यक्ष है वो सर्वोच्च होता है। तो ये चीजें भाई एक बार उतार लीजिए आप फटाफट से। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो इंडिया है और जो ब्रिटेन है और जो अमेरिका है उनमें भाई क्या क्या अंतर है, वहां पे किस किस प्रकार की सरकारें होती है, तो वो चीजें हम देखेंगे। देखो ये चीजें हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन आपको इनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अब आगे आएगा इंडिया में संसदीय शासन व्यवस्था है। अब संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये जो चीजें हैं इनको हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं भाई, तो ये चीजें हमने को छोड़नी नहीं है। फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक बार। फिर आगे हम देख रहे हैं भारत है उसमें किस प्रकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वो कार्य करती है।
तो देखो आगे हम देखते हैं कि भारत है उसमें किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो कार्य करती है। देखो भारत देखते हैं हम। भारत हम देख रहे हैं। देखो भारत का अगर हम जैसे रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा कि कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे हैं वो घोड़े हैं, वो वाले जो डायग्राम बनते हैं, जो गोले वाले डायग्राम बनते हैं, जैसे ऐसे डायग्राम बनते हैं ना, ऐसे डायग्राम बनते हैं, वो वाले डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें भारत की, किसके आधार पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर, तो वो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखो अपना जो इंडिया है उसमें जो विधायिका है, इंडिया में जो विधायिका है, तो ये हम देख रहे हैं इंडिया का डायग्राम। इंडिया में जो विधायिका है, इंडिया में जो विधायिका है यानी कि जो संसद है हमारी, उस संसद का ही पार्ट है कार्यपालिका, उस संसद का ही पार्ट है कार्यपालिका। यानी कि विधायिका यानी सरकार, जो यहाँ पे संसद में हमने जो लोग हैं वो चुनकर भेजे हैं, जो एमपी और एमएलए हैं, वो भाई विधायिका हो गए, और उनके जो मंत्री परिषद हो गई, उनके जो मंत्री हो गए, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो उसकी कार्यपालिका हो गई। तो कार्यपालिका है वो ऐसे नहीं कि भाई अलग से बुलाई हमने, इनकी जो सरकार है इस सरकार में से ही कुछ मंत्री हमने बनाए हैं, तो ये जो मंत्री है ये इस विधायिका का ही पार्ट हो गए। यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का पार्ट हो गई, विधायिका यानी संसद हो गया, कार्यपालिका यानी कि जो स्थायी मंत्री परिषद, अस्थायी मंत्री परिषद हम देख रहे हैं, अभी पीछे हमने देखा था लोकतंत्र में, जो अस्थायी मंत्री परिषद हमने देखी थी वो कार्यपालिका हो गई, और ये विधायिका है ये हमारे पास में संसद हो गई भाई। तो ये हमने जो डायग्राम देखा है विधायिका और कार्यपालिका का आ गया, और इंडिया में जो न्यायपालिका है वो अलग से बनी हुई है, न्यायपालिका के ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है, ना तो विधायिका का और ना ही कार्यपालिका का, वो इसको किसी तरह से परेशान नहीं कर सकते भाई, किसको, जो न्यायपालिका है इसको परेशान नहीं कर सकते। ये हमने देखा भारत का डायग्राम, ये हमने देखा भाई भारत का डायग्राम। अब जो भारत है उसमें भाई किसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यानी कि जो संसद कानून बनाती है वो ऐसे ही कानून नहीं बना सकती, वो संविधान के आधार के ऊपर कानून बनाती है। अब ये संविधान नाम कहाँ से आ गया, नहीं है भाई, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है भाई संविधान। देखो कोई देश है, उस देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया घर का एग्जाम्पल दिया था, तो घर में जो शासन व्यवस्था उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून कायदे हैं, वो कहीं पे लिखे गए नहीं हैं, लेकिन वो सबके दिमाग में लिखे गए हैं, सबको पता है कि भाई कैसे होता है ये सब। वैसे ही जैसे कोई कोचिंग है उसके कुछ कानून नियम है कि भाई आप क्लास में है वो टीचर के आने के बाद में नहीं आओगे, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी कानून होते हैं हमारे पास में, और वो जो कानून कायदे या नियम का जो मसौदा होता है वो सारा है वो संविधान कहलाता है हमारे पास में, वो संविधान लिखा होता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संसद जो कानून बनाएगी, विधायिका जो कानून बनाएगी वो ऐसे ही कानून नहीं बना सकती, उसको कानून बनाने के लिए संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, वो संविधान के इतर जाकर, संविधान के एंटी जाकर, और ये जो कानून है वो नहीं बना सकती। जो विधायिका है वो संविधान के अंडर में ही कानून बना सकती है, इसलिए भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है भाई, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान है वो ही सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ पे, संविधान की सर्वोच्चता हमारे पास में। अब जो भारत है उसमें जो विधायिका हम देख रहे हैं वो दोहरी है, दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और एकल न्यायपालिका है। एक बार लिख लेते हैं, हम इसको भी समझेंगे भाई क्या बोल रहा हूं मैं। दोहरी विधायिका है, दोहरी विधायिका है भाई, दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और दोहरी एकल न्यायपालिका है, एकल ही न्यायपालिका हमारे पास में है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो विधायिका है उसका मतलब हमने देखा संसद होती है, तो जो संसद है वो सेंटर में अलग संसद है, केंद्र सरकार अलग है, और राज्यों में अलग अलग सरकार अलग है,
भाई केंद्र के चुनाव अलग होते हैं, आपको पता होगा, और स्टेट के जो चुनाव है वो अलग होते हैं। देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको पॉलिटी का कुछ भी नहीं पता है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबके लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि जो 30 मार्क का है उनके लिए ये नहीं है, भाई उनमें उनको भी कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं मिल जाएगी यहाँ पे, और जो जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो ये बेस्ट क्लास रहेगी भाई एकदम से। जो विधायिका है यानी कि संसद है वो सेंटर में अलग है, और राज्य विधानमंडल यानी कि जो हम एमएलए चुनकर भेजते हैं, जो भजनलाल सरकार है जिसके अभी चुनाव हुए थे, वो भाई हमारे पास में अलग है। तो दोहरी विधायिका हो गई। विधायिका यानी कानून बनाने वाली जो बॉडी है वो दोहरी हो गई हमारे पास में। जो कार्यपालिका है वो भी दोहरी हो गई। मोदी सरकार के मंत्री अलग है, भजनलाल सरकार के मंत्री अलग है, योगी सरकार के मंत्री अलग है। तो सेंटर के मंत्री अलग हो गए और जो स्टेट्स हैं उनके मंत्री अलग अलग हो गए। तो वो जो हमने देखा वो हो गई दोहरी कार्यपालिका हमारे पास में। एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका क्यों बोल रहे हैं? देखो सेंटर में होता है सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स में होता है हाई कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो उस सेंटर वाला जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर में कार्य करता है, वही तो उनकी रिक्रूटमेंट पूरी करते हैं। यानी कि किसी को नए व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट करना है, जैसे हाई कोर्ट है वो अलग अलग अपनी एग्जाम करवाता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट अलग एग्जाम करवाता है, लेकिन जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश है उनका नियुक्ति कौन करता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है वही मिलकर, और जो स्टेट्स वाले जो कोर्ट है हाई कोर्ट है उनमें भी नियुक्ति करते हैं। तो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक पार्ट है, उसके अधीन रहकर ही वो कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास में एकल न्यायपालिका हो गई। ये भारत का कुछ छोटा मोटा चीजें देखी हमने। विधायिका कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है, कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग है, और ये न्यायपालिका है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। और संविधान की सर्वोच्चता है भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के अंडर में रहकर ही तो विधायिका वो कानून बनाएगी, संविधान में अंडर रहकर ही कार्यपालिका उन कानूनों को एग्जीक्यूट करेगी, और संविधान के अंडर में ही न्यायपालिका है उन विवादों का समाधान करेगी। उसके बाद हमने देखी यहाँ पे दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और एकल न्यायपालिका है, ये चीजें भी हमने देखी। तो आप इसको उतार लीजिए भी फटाफट। आगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देखेंगे हम। देखो हमने देख लिया भारत को, अब हम देखते हैं ब्रिटेन को। भारत के बाद अब ब्रिटेन को क्यों देख रहे हैं भाई हम? देखो ब्रिटेन है जो अंग्रेज है उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, तो हमारी जो व्यवस्था है वो कुछ कुछ उनसे मिलती जुलती सी है, इसलिए हमें ब्रिटेन को पढ़ना वो बहुत जरूरी है। और एक भाई जैसे पता चलता है कि भाई ब्रिटेन में अब चुनाव चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए भाई किसके चुनाव चल रहे हैं, क्या होता है वहां पे। अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ब्रिटेन में किस प्रकार की सरकार है। तो ब्रिटेन में भी अब जैसे मान लो भारत है, भारत में ब्रिटेन का ही शासन था, तो ब्रिटेन में जिस प्रकार की सरकार थी उसको ही हमारे यहाँ पर लिया गया है भारत में। ब्रिटेन में जिस प्रकार की सरकार थी उसको लिया गया है भारत में। तो भारत में है संसदीय शासन व्यवस्था, तो ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था होगी? संसदीय होगी भाई, अध्यक्षात्मक तो होगी नहीं, क्योंकि ब्रिटेन से ही इंडिया में लिया गया है। तो जो ब्रिटेन है उसमें जो संसद है, ब्रिटेन में जो संसद है ब्रिटेन में जो संसद है उसके दो पार्ट कर लीजिए भाई आप। ये तो है ब्रिटेन की संसद, ये तो है भाई ब्रिटेन की संसद। जो पूरा गोला हम देख रहे हैं वो तो हो गई ब्रिटेन की संसद। ये जो आधा गोला है इस साइड वाला ये है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये तो है हमारे पास में संसद यानी कि विधायिका, संसद यानी कि विधायिका। संसद का मतलब तो हो गया विधायिका, जो कानून बनाने वाली बॉडी है। ये पूरी बॉडी कानून बनाती है, और इसी के ही कुछ पार्ट हैं, वो होती है कार्यपालिका जो इसको एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये होती है भाई न्यायपालिका। ये क्या मामला आ गया भाई न्यायी, ये भी देखेंगे हम। देखो ब्रिटेन में क्या होता है, संसद में जो लोग बैठते हैं उनमें दो प्रकार के लोग बैठते हैं। एक प्रकार के लोग, हाँ भाई गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग साहब सबको। तो ये जो विधायिका है संसद है इसके दो पार्ट हैं। संसद में जो लोग बैठते हैं उनमें दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक तो होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो होते हैं भाई जो जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग जाकर संसद में बैठते हैं, वो होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये
पहले के जमाने में ब्रिटेन में कुछ जमींदार हुआ करते थे। लॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे माय लॉर्ड्स बोलते हैं ना, न्यायपालिका में बोलते हैं भाई, कोर्ट्स में बोलते हैं। तो जो लॉर्ड्स होते हैं वो पहले यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। ये जो जमींदार है ये आज भी यहाँ पर बिना चुने आते हैं भाई, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पर जो जमींदार है वो है भाई। और उसके बाद में जो कार्यपालिका है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो हमने देखा, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम लिख लीजिए भाई। हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब देखो, जो भारत हमने देखा था, भारत में संविधान की सर्वोच्चता थी, लेकिन जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है भाई? ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड, हाँ पूरी करेंगे भाई, पॉलिटी कंप्लीट करेंगे हम। तो भारत में तो किसकी सर्वोच्चता थी भाई? भारत में जो सर्वोच्चता थी वो थी संविधान की सर्वोच्चता, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, यानी संसद ही वहां की सब कुछ है, संसद ही वहां की कर्ता धर्ता है भाई। संसद ने जो कानून बना दिया वो ही भाई सब कुछ है, किसी संविधान के अंडर में रहकर उसको कानून नहीं बनाना उनको, जो उन्होंने बोल दिया बस वही कानून बन गया। इसलिए ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता थी भाई? संविधान की सर्वोच्चता थी। और ब्रिटेन में हमारे पास में संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटेन में है हमारे पास में संसदीय सर्वोच्चता। अब जैसे हमने इसके लिए देखा था, इंडिया के लिए देखा था कि भाई जो इंडिया में दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, एकल न्यायपालिका है, वैसे हम ब्रिटेन के लिए देखते हैं। ब्रिटेन में ये जो तीनों चीजें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही एकल है भाई। जो सेंटर में जो कार्यपालिका बनी हुई है, सेंटर में जो विधायिका बनी है, सेंटर में न्यायपालिका बनी है, वही राज्यों के लिए भी कार्य करेगी। अलग से राज्यों के लिए ना ही कोई विधायिका है, ना ही कोई कार्यपालिका है, और ना ही कोई न्यायपालिका है। तो तीनों चीजें इसमें एकल बनी हुई है, एकल बनी है विधायिका, एकल विधायिका, तीनों चीजें एकल एकल है हमारे यहाँ पे। ब्रिटेन में कार्यपालिका भी एकल है और न्यायपालिका भी एकल है भाई। तीनों चीजें एकल बनी हुई है, एकल विधायिका है, एकल कार्यपालिका है और एकल ही न्यायपालिका हमारे पास में। ये हमने देखा ब्रिटेन भाई, इसको भी उतार लीजिए आप फटाफट से। अब मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, यूनियन और फेडरल, यूनियन और फेडरल बताई थी। तो उस हिसाब से ब्रिटेन क्या होगा भाई? ब्रिटेन क्या होगा हमारे पास में? तो ब्रिटेन एक प्रकार का यूनियन होगा, क्योंकि वहां पे सारी चीजें एक है। जो स्टेट के लिए चीजें हैं वो अलग से नहीं बनी हुई है, जो चीजें बनी हुई है सेंटर में बनी हुई है वो सारी सबके लिए एक ही बनी हुई है, इसलिए इन सबको यूनियन बोल सकते हैं हम। तो ब्रिटेन में यूनियन है भाई, यूनियन गवर्नमेंट है। और जो अमेरिका है वहां पे क्या होगी भाई? फेडरल होगी। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पे फेडरल है भाई। तो ये हमने देख लिया ब्रिटेन भाई। उसके बाद आगे देखते हैं हम अमेरिका। तीन ही देखेंगे भाई, ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरी नहीं है। भारत देख लिया, ब्रिटेन देख लिया हमने, अभी हम देख रहे हैं अमेरिका। अभी हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका। देखो अमेरिका है, इसमें जो तीनों चीजें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग बनी हुई है। ब्रिटेन में, अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में, अमेरिका में जो विधायिका है, विधायिका का कोई मतलब नहीं है कार्यपालिका से, ये एकदम से अलग बनी हुई है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ये कार्यपालिका है। और ये क्या है भाई? न्यायपालिका है। ये क्या है भाई? न्यायपालिका है। तो जो अमेरिका है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग है भाई। और यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण तो आपको दिख ही रहा है भाई। विधायिका है उसकी अलग शक्तियां हैं, कार्यपालिका की अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं।
तो यहां पे क्या है भाई, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अभी हमने देखा ब्रिटेन है वो एक यूनियन है, और जो अमेरिका है वो फेडरल है। फेडरल क्यों है वो भी हम देखेंगे अभी। अमेरिका है वो फेडरल है, फेडरल क्यों है वो भी देखेंगे भाई। तो जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अमेरिका में है वो तीनों ही दोहरी है। इंडिया में तो विधायिका, कार्यपालिका दोहरी है, न्यायपालिका एकल है, लेकिन अमेरिका में ये तीनों चीजें ही दोहरी है। दोहरी विधायिका है, सेंटर में अलग विधायिका है और स्टेट्स में अलग विधायिका है। दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका। और दोहरी ही न्यायपालिका है। और देखो एक दो चीज नई और देख लेते हैं हम इसकी। जो अमेरिका है, अमेरिका में नागरिकता भी दोहरी है। अमेरिका में जो नागरिकता है वो भी दोहरी है। वहां के लोग, अब जैसे हम हैं वो पूरे इंडियन हैं, हमसे कोई पूछे कि आप किस स्टेट से हो, तो भाई हम इंडियन हैं, पहले हम इंडियन हैं उसके बाद हम राजस्थानी हैं। लेकिन अमेरिका में जो लोग हैं वो इंडियन, खुद को सबसे पहले राजस्थानी बताएंगे, खुद को सबसे पहले। वहां पे दोहरी नागरिकता है, पहले वो स्टेट के नागरिक है उसके बाद में वो सेंटर के नागरिक है। हमारी जो नागरिकता, अब आप आधार कार्ड देख रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग आपका अपना आधार कार्ड बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग आधार कार्ड बना रही है। हम जो नागरिक हैं, जो नागरिकता दी जाती है वो सेंटर के द्वारा दी जाती है। खाली हम भारत के नागरिक हैं, राजस्थान सरकार किसी को नागरिकता दे दे और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को नागरिकता नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नागरिकता वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है भाई। तो नागरिकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। तो दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका और दोहरी नागरिकता है भाई। यहाँ पे अमेरिका में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है भाई। और यहां पे जो संविधान लिखा गया है वो भी दोहरा है भाई, दोहरा संविधान। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान है और स्टेट्स का अलग संविधान है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान है और स्टेट्स का अलग संविधान है भाई। तो ये हमने देखा अमेरिका। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा उसका। अब देखो संविधान नाम आ रहा है बार बार आपके पास में। संविधान क्या होता है? हिंदी से हम देखते हैं, इंग्लिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं भाई इसको। जो संविधान है, समधन विधान, संविधान यानी सबके लिए एक सा विधान, एक से नियम, एक जैसे कानून बने हुए हैं, वो हो गया संविधान। संविधान है वो किसी देश का शासन चलाने के लिए कुछ कानून, नियम और जो मसौदे तैयार किए गए हैं उनका एक भाई पोथा होता है एक मोटा सा, उसके अंदर वो कानून नियम लिखे गए भी, इनके आधार पर ही यहाँ पे कानून बनेंगे। इस संविधान के आधार पर ही कानून है वो एग्जीक्यूट होंगे और इस संविधान के आधार पर ही जो न्यायपालिका है वो कार्य करेगी। वो होता है हमारे पास में संविधान। अब आज की क्लास में हमने जो पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट से। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी राज्य की उत्पत्ति से। भाई राजनीति की मूल अवधारणा देखी, राजनीति कैसे अस्तित्व में आई, राज्य है वो कैसे बना। सबसे पहले हमने देखा राजत्व का दैवीय सिद्धांत, यानी कि एक राजा आया, उस राजा ने बोला कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और उसने मुझे यहाँ पर आपके ऊपर राज करने के लिए नहीं भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए भेजा है और मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं आपसे कुछ धन लूंगा और आपकी रक्षा करूंगा बदले में। ये किसकी रक्षा करेंगे भाई? प्रजा की रक्षा करेंगे। ये हो गया हमारे पास राजत्व का दैवीय सिद्धांत। फिर हमने देखा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये इसके ऊपर बात करता है कि पहले यहाँ पर जंगल राज था, जंगल में जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली जानवर होता है वो अपने से कम शक्तिशाली जानवर को खा जाता है, किसी प्रकार का कोई कानून नियम नहीं होता वहां पे। मत्स्य राज, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। वहां पे अराजकता, अराजकता हमने देखी। अराजकता यानी कि कोई भी लूट खसोट मारपीट करके लेके जा रहा, आपसे कोई नियम कानून कायदे नहीं है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पर ऐसा था, लेकिन ये लोग होब्स और रूसो ने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये कुछ लोग हैं, ये लोग इस चीजों से परेशान थे, जंगल राज से परेशान थे, लेकिन इन सब ने मिलकर अपना एक लीडर घोषित कर दिया और इस लीडर को अपने कुछ अधिकार दिए और इस लीडर ने अधिकार के बदले में इनकी सुरक्षा की गारंटी दी कि मेरी आपकी सुरक्षा करना वो मेरा कार्य है, आप मुझे धंधे दीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, वो सब चीजें कर दीजिए। जो आज के लोकतंत्र में जनता वोट देकर शासक को चुनती है और उसे शक्ति प्रदान करती है, वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का ही एक उदाहरण है।
उसके बाद हमने देखा राज्य के कुछ अंग होते हैं। राज्य के अंग क्या क्या होते हैं? एक भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होती है, वहां पर सरकार होनी चाहिए उस जनसंख्या के ऊपर, और वो सरकार संप्रभु रूप से कुछ निर्णय लेती है, वो हमारे पास में राज्य घोषित करने लायक जगह होती है। फिर हमने देखा कौटिल्य और चाणक्य, इन्होंने पुस्तक ली है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र नाम है वो इकोनॉमिक्स नहीं समझना, में पॉलिटी की पुस्तक है ये। राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया इन्होंने, भाई जो राज्य है उसके 7 अंग होने चाहिए। 7 अंग कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो एक लैंड होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। इस भूभाग में एक दुर्ग होना चाहिए जिसमें राजा निवास करता हो, वहां का राजा होना चाहिए। इस राजा की एक सेना होनी चाहिए, और ये जो राजा है इसका एक मंत्री भी होना चाहिए। इस सेना और मंत्री को धन देने के लिए यानी सैलरी देने के लिए राजकोष होना चाहिए हमारे पास, और एक मित्र राज्य भी होना चाहिए। बिना दोस्ती के भाई कुछ भी वो है हम मान्यता नहीं देंगे, ऐसा बोला कौटिल्य ने। उसके बाद हमने देखा शासन के अंग। शासन के अंग कौन कौन से हैं? शासन के अंगों का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या होती है? तो जो विधायिका है हमारे पास में, उसका कार्य होता है कानून बनाना। कानून बनाने वाली जो बॉडी है वो विधायिका होती है, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसके बाद कार्यपालिका हमारे पास में, विधायिका ने जो कानून बनाए उन कानूनों को लागू करवाने का कार्य वो एग्जीक्यूटिव का होता है, कार्यपालिका का होता है। फिर हमने देखा न्यायपालिका, कानूनों के आधार पर कुछ विवाद हो गए लोगों में, उनका समाधान करने के लिए हमारे पास न्यायपालिका होती है, इसको हम जुडिशरी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर। राजतंत्र में राजा है, उसमें ही सारी शक्तियां निहित होती है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है भाई, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण। फिर लोकतंत्र कैसे आया हमारे पास? एक विचारक हुए मोंतेस्क्यू नाम से, उन्होंने शक्ति पृथक्करण, यहाँ है केंद्रीकरण, और इन्होंने सिद्धांत दिया पृथक्करण का कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वो एक व्यक्ति में निहित ना होकर अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए। विधायिका के पार्ट हो गए हमारे पास संसद, सेंटर में होती है संसद, और जो राज्य विधानमंडल स्टेट्स में होती है राज्य विधानमंडल। उसके बाद हमने देखा कार्यपालिका, स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद। फिर हमने देखा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। स्थायी नौकरशाही तो हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो कलेक्टर और ये सब होते हैं, वो एसडीएम्स होते हैं। और फिर अस्थायी मंत्रिपरिषद यानी कि जो मोदी सरकार है, जो भजनलाल सरकार है, उसमें कुछ मंत्री बनाए गए, वो अस्थायी है भाई, 5 साल के लिए बने हैं, वो स्थायी थोड़ी है। वो स्थायी तो ये जो एग्जाम देकर लगते हैं वो होते हैं भाई, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे पास में। फिर हमने देखा शासन प्रणालियों के कुछ प्रकार। शासन प्रणालियों के जो प्रकार है वो केंद्र और प्रांतों में संबंधों के आधार पर, एक तो परिसंघात्मक है, एक संघात्मक है, और एक यूनियन है। यूनियन यानी कि एकात्मक, जिसमें जो सेंटर है उसमें ही सारी शक्तियां निहित है, वो हो गया यूनियन या फिर एकात्मक। और जिसमें राज्यों को भी, संघों को भी कुछ शक्तियां दी गई है, वो हो गया संघात्मक। और परिसंघात्मक यानी दोनों का मिला जुला सा कुछ रूप होता है, वो परिसंघात्मक होता है हमारे पास में। फिर हमने देखा विधायिका व कार्यपालिका। विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो प्रकार होते हैं शासन प्रणालियों के, उसमें एक तो है संसदीय शासन व्यवस्था और एक भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये 2 प्रकार की है। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद है वो सर्वोच्च है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्ष है वो सर्वोच्च है। ब्रिटेन में हमने देखा संसदीय शासन व्यवस्था है, और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो कहाँ पे? अभी अमेरिका में है। कहाँ पे? अभी अमेरिका में। उसके बाद हमने देखा भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, वहां पे किस किस प्रकार की सरकार है, ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। भारत है, वहां पर विधायिका है, उसका ही पार्ट होती है कार्यपालिका। जो संसद है, जो मोदी सरकार है, उसके जो मंत्री है वही कार्यपालिका है, और जो न्यायपालिका वो एकदम ही अलग होती है, इनका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे, ये तीनों है वो संविधान में के अंडर में रहकर कार्य करेंगे। दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका और एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका इसलिए है कि जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहकर कार्य करता है, लेकिन ये जो विधायिका हमने देखी केंद्र सरकार है उसके अंडर में रहकर भजनलाल सरकार कार्य नहीं करेगी, वो अपने निर्णय खुद लेगी। उनको कुछ विषय दिए गए हैं, उनसे संबंधित निर्णय है वो खुद लेगी, कोई दबाव नहीं रहेगा उनके ऊपर। जो ब्रिटेन देखा हमने, ब्रिटेन में विधायिका है, उसके 2 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। लॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार थे यहाँ पे पहले, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पार्ट है, इनका कार्य होता है न्याय देना। और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कॉमन लोग हैं वो गए हमारे। संसदीय सर्वोच्चता है, यहाँ पे संसद है उसकी सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता थी, यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ 40-50 पेज का कुछ छोटा मोटा लिखा गया है, अपने भारत जितना बड़ा नहीं लिखा हुआ है। यानी कि भारत में तो हर चीज है वो छोटे छोटे रूप में, भाई आर्टिकल 21-22 देखोगे आप तो उनमें भाई आपकी जो प्राइवेसी है उसको, उस तकात को लेकर आपके पास में कानून है वो लिखे गए हैं कि आपको शक्तियां दी गई, आपको स्वतंत्रता दी गई है।
वैसे ही ब्रिटेन में सारी चीज़ें वो नहीं लिखी गई है। ब्रिटेन में कुछ विशेष चीज़ें आएंगी हमारे पास में, उन चीज़ों के उसी टाइम पे निर्णय लिया जाएगा, वो चीज़ें हैं। इसलिए संसदीय सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन में बताई गई है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के अंडर में रहकर ही सारे कानून बनेंगे, एग्जीक्यूट होंगे और न्याय दिया जाएगा। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एकल विधायिका है, एकल कार्यपालिका है और एकल न्यायपालिका है, इसलिए ये यूनियन हो गया। यूनियन यानी कि ये सब एक है, एकल है सारी चीजें, इसलिए ये यूनियन हो गया। फिर हमने देखा अमेरिका। अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही इंडिविजुअली रूप से अलग अलग बनी हुई है, और ये फेडरल है। फेडरल इसलिए क्योंकि दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और दोहरी न्यायपालिका है, इसलिए ये फेडरल हो गया। यानी कि स्टेट्स को अलग अधिकार दिए गए हैं और सेंटर को अलग अधिकार दिए गए हैं, इसलिए ये फेडरल हो गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पे, संसदीय शासन प्रणाली नहीं है भाई, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और जो अमेरिका है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है और दोहरा ही संविधान बना हुआ है। तो आज की क्लास है उसमें हमने जो बेसिक है वो देखा भाई, और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे सबसे पहले कि भाई सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है हमारे पास में, और जो टॉपिक है उनके आधार पर पहले टॉपिक से लेकर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो आज की क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, कंप्लीट करेंगे हम पॉलिटी है वो बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे भाई, कंप्लीट करेंगे पॉलिटी। तो जो आज की क्लास में हमने ये देखा कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य के अंग कौन कौन से हैं, और जो शासन की जो प्रणालियां हैं वो कौन कौन से होती हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में किस किस प्रकार की शासन प्रणाली है, ये बेसिक नॉलेज सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए। आज की क्लास है उससे से मान लीजिए कि आरएस में जरूर एक दो क्वेश्चन आएगा जो राज्य के अंग है वहां से, बाकी क्वेश्चन आने वाली चीजें नहीं है। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।